मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। जैसा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बहुत पहले ही बज गया था, लेकिन अब समय हो चला है उस दिन का जब लोग पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करेंगे। कल पहले चरण का मतदान है और ऐसे में देश 7 चरणों में वोट करके ये तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। और ऐसे में चुनावी बिसात है, रैलियों का दौर है। हर रोज देश में इस वक्त उत्सव की तरह लोग इस पूरे लोकसभा चुनाव को मना रहे हैं। तस्वीरों में अभी आप देखिए जिन इलेक्शन कर्मियों की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो चुनावी दांव हैं, जो वाद विवाद हैं, उसका दौर भी नहीं थम रहा। बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं और ऐसे में बड़ी चुनावी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने से भी नहीं रुक रहे हैं। देश की संसद में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा और कौन देश की बागडोर संभालेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वोटिंग में कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो बरकरार है। इसी बीच राहुल गांधी ने आज ये तक कह दिया है कि बीजेपी देश में एक इतिहास, एक राष्ट्र और एक भाषा को थोपना चाहती है। ये बयान राहुल गांधी ने आज केरल के कुन्नूर में एक रैली करते हुए उन्होंने दिया है। दूसरी ओर बिहार में गाली पॉलिटिक्स यानी कि गाली गलौज से मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। जमुई क्षेत्र का एक वीडियो जिसमें तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते आपको नजर आ रहे होंगे। नीचे से आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से चिराग और उनके परिवार को लेकर भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी पारा हाई हो गया, बयानबाजी शुरू हो गई। खैर 5 साल का इंतजार जो है उसका हिसाब कल जनता करेगी। 7 चरणों में कल पहला चरण है। इन सब आरोप प्रत्यारोप का असर जनता पर कितना पड़ता है और जनता का मूड क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और इन चुनावी रैलियों में, चुनावी बिगुल में नया क्या होगा, क्या सरकारों के अपने अपने वादे, अपने अपने दावों पर जनता भरोसा करेगी, जनता उनके नाम पर मुहर लगाएगी। आज इसी पर बातचीत, इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार बीते दिन थम चुका है। 19 अप्रैल यानी कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और किसकी किस्मत चमकाएगी इसका फैसला करेगी। कल लोकसभा चुनावों की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग होगी। कई सीटें यहां पर हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं, जहां पर बड़े बड़े कद्दावरों के बीच में मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबले में किसको जीत दिलानी है, ये जनता का मूड तय करेगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर सीट पर चुनाव होना है। राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, नागौर, अलवर सीट पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की भी बस्तर सीट पर कल ही वोट डाले जाएंगे। The BJP is trying to change the very nature of the Congress party and the UDF accept the diversity of India. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. एक बात तो तय है कि इस लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ दल बदलने का दौर भी आखिर हद तक देखने को मिल रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी देश में एक संविधान,
एक राष्ट्र और एक भाषा को थोपना चाहती है। ये बयान राहुल ने आज केरल के कन्नूर में एक रैली के दौरान दिया। राहुल गांधी ने उदाहरण भी दिया कि अगर आप केरल से मलयालम को हटा दें तो एक माँ अपने बच्चे को इस महान भूमि का इतिहास कैसे समझाएगी। हम इसी की रक्षा कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जिस मंच पर जिस नेता के सामने मुझे मेरे परिवार को गालियां दी गईं, वो मेरा छोटा भाई है। मेरे ऊपर कई बार इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद मैं क्यों लालू जी के परिवार के प्रति मैं सॉफ्ट रहता हूं। उधर बिहार में अपशब्द और मर्यादा को लांघने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जमुई क्षेत्र का एक वीडियो जिसमें तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते नजर आ रहे हैं और नीचे से आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से चिराग और उनके परिवार को लेकर भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद चिराग पासवान ने कहा वो तेजस्वी यादव से दुखी हैं। तेजस्वी से मेरा रिश्ता काफी पुराना है। उनके सामने जिस तरह मेरे परिवार को गाली दी गई, मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में टिप्पणी की गई, ये काफी दुखद है। अब गेम जनता के पाले में है। वो तय करेगी कि देश में संसद में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा और कौन देश की बागडोर संभालेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर अब तक बयानबाजी हुई, गाली गलौज भी देखने को मिली। एक इतिहास एक भाषा की भी बात हुई, लेकिन इन सब से जनता पर क्या असर पड़ता है, ये जनता अपने मतदान से बयां करेगी कि आखिर जनता का मूड क्या है। तो जनता का मूड क्या है ये तो कल जब जनता वोट करेगी तब तो पता चलेगा ही, लेकिन फाइनल जनता का मूड जानने के लिए आपको जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ इस शो में खेमचंद शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से स्वागत आपका, वैभव कुमार त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से स्वागत, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार स्वागत आपका, मनीष गुप्ता आज टीवी के उस पार है, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में नहीं है, स्वागत आपका। हमारे साथ आजम खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वागत आपका इस मंच पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे खेमचंद शर्मा जी से, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। रैलियों का दौर ताबड़तोड़, बंगाल से कन्याकुमारी तक तमाम पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। कल 102 सीटों पर मतदाता उन तमाम लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे जो इस बार चुनाव में खड़े हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी कन्नूर में कहते हैं कि इतिहास देश का एक ही होना चाहिए, राष्ट्र एक ही होनी चाहिए और भाषा एक ही होनी चाहिए। ये अगर बीजेपी जीतती है तो देश में करेगी। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अब की बार सिर्फ एक ही आवाज है चारों ओर, 4 जनवरी 400 पार। अब की बार मोदी जी 400 पार, और उसी नारे के साथ, उसी फीलिंग के साथ, उसी सपोर्ट के साथ, उसी भावना के साथ ये फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं वो हार रहे हैं, इसीलिए अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं और नॉर्थ और साउथ में या ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। जब साउथ में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदी खराब है, हिंदी नहीं थोपनी चाहिए। कौन थोप रहा है हिंदी? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब संकल्प पत्र जारी किया, साफ साफ कहा और उन्होंने सबके सामने कहा कि हम तमिल भाषा है उसके उत्थान के लिए हम काम करेंगे, और तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। हम लोग जो लोकल लैंग्वेज हैं, भारत की जितनी भी लोकल लैंग्वेज है, उनके प्रमोशन का काम करेंगे, उनके उत्थान का काम करेंगे, और साथ के साथ जो भी लैंग्वेज हमारे देश को इंडिकेट करती है, अगर उसका उपयोग किया जाता है, बढ़ावा किया जाता है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमने कब कहा कि हम लोकल लैंग्वेज की ताक पे हिंदी को ऊपर रखेंगे? नहीं। लेकिन ये लोग जब साउथ में जाते हैं तो नॉर्थ की बुराई करते हैं, नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ की बुराई करते हैं, जब ईस्ट में जाते हैं तो वेस्ट की बुराई करते हैं, जब वेस्ट में जाते हैं तो ईस्ट की बुराई करते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि अब इनकी जो मानसिकता है, लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो पूरे देश की भाषा ही एक हो जाएगी, राष्ट्र एक। और साथ ही ये तो बहुत गंभीर आरोप है कि अगर आप लोग जीत जाते हैं तो राष्ट्र की भाषा एक कर देंगे, इतिहास एक हो जाएगा, संविधान बदल देंगे। देखिए, हमारा भारत हमेशा से संस्कृति से बना रहा, संस्कृति एक रहेगी।
और भाषा तो हमेशा से, या कल्चर, खाना पीना, हमारे यहाँ पे वेदर, ये तो हमेशा से ही अलग अलग रहे हैं। कैसे कर देंगे? केरल में हम कहें कि नहीं आप हिंदी बोलिए या फिर सिर्फ इंग्लिश बोलिए, कैसे पॉसिबल है? हम मलयालम बोलते हैं। तमिल में हम कहें कि नहीं आप हिंदी बोलिए या फिर आप वहाँ पे कुछ मलयालम बोलिए या ठीक है। हरियाणवी बोलिए, पॉसिबल कांग्रेस नहीं पार्टी है। से हमारे साथ ये अपने वैभव आप में कुमार दिखाता है त्रिपाठी। कि अनर्गल बातें कर रहे हैं, निरर्थक बातें कर रहे हैं, तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, जोड़ने वाली कांग्रेस बातें नहीं पार्टी से करते। जोड़ना हमारे तो सिर्फ साथ वैभव कुमार त्रिपाठी। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र अलग अलग होने चाहिए, इतिहास अलग अलग होनी चाहिए? आप एक ही इतिहास के लिए जीते मरते हैं, एक ही राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं। और भाषाई बाध्यता के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कि दबाव बनाया है कि अगर वो जीत कर आएंगे तो पूरे देश की भाषा एक हो जाएगी। देखिए, संविधान बदलने की बात भी कर रहे हैं आप लोग, बताइए। आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, जवाब मुझे दीजिए। इको आ रहा है, वापस उससे ठीक कराइए। देखिए, राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, न्याय, इन सब की बात की, लेकिन आपने क्या पकड़ा कि भाषा एक कर दे। क्यों नहीं? ये कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी हो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री शाह जी के बेटे को 1500 करोड़ का लोन मिल जाता है, वहीं देश के लाखों स्टार्टअप को लोन ही नहीं मिल पाता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। लेकिन ये लोग गलत तरीके पे जाके एक चुनाव कराने की बात करेंगे। तो एक चुनाव कैसे होगा? एक चुनाव पहले भी देश में होते थे, आजादी के बाद। हमें लगता है कि वैभव जी की आवाज तेज कीजिएगा, बोली थोड़ा तेज बोलिएगा वैभव जी। जी, तो एक तरफ जो कल चुनाव होना है, जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, खुशहाल भारत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि हम पहली नौकरी पक्की 1 लाख रुपए अप्रेंटिस की बात करेंगे, हर उस युवा को अप्रेंटिस देंगे। और अब जब अप्रेंटिस देंगे तो वो जब वो अप्रेंटिस करके निकलेगा तो उसको रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। हम 30 लाख नौकरियां जो केंद्रीय सरकार में है उसको कैलेंडर वाइज जल्द से जल्द भरेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, गरीब महिला को, जिससे वो ठीक है। आपने कहा कि अपने भाषण में हम लोगों ने वही पकड़ा जो हमें बोलना है, लेकिन अपने भाषण में क्या राहुल गांधी को ये स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है कि उन्हें पता होना चाहिए कि भाई चुनाव जिस मुद्दे पर पार्टी लड़ रही है वो है महंगाई, बेरोजगारी, तो उसी पर वो भाषण दें। जब वो राष्ट्र की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, जब वो इतिहास की बात करेंगे, तब सवाल तो पूछे ही जाएंगे। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आजम खान जी, मैं आती हूँ सर, अभी और भी मैं आपके पास 10 सेकंड। मेरा एक तो पहले आवाज रिपीट आ रही है, इसको ठीक करना। मेरे पास आपकी आवाज बहुत क्लियर है वैभव जी, 10 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, तकनीकी अगर कुछ दिक्कत है तो जल्दी से ठीक किया जाए। अभी ठीक है आवाज? जी, आप तो ठीक है। ठीक है, बोलिए। ऐसा है कि राहुल गांधी ने अपने हर जनसभा में महंगाई, बेरोजगारी और जनता के मुद्दों की बात की है। उसके साथ जो आरएसएस और बीजेपी का मूल एजेंडा है, जिसपे ये अंदर काम करते रहते हैं, जिसकी ये बात करते रहते हैं, उसकी चर्चा उन्होंने की है और बिल्कुल सही बात कहा है। ये चाहते हैं कि नहीं, सारी जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उसको रौंद दिया जाए। ये चाहते हैं कि जनजाति परंपराओं को खत्म कर दिया जाए, क्षेत्रीय संस्कृतियों को खत्म कर दिया जाए। यही कहा साउथ के बहुत अभी आपने खुल के बोला, यही मैं कह रही हूँ। अभी आपने खुल के बोला, आप बोले और हम सवाल भी ना पूछें, यही अभी आपने अग्री किया और अभी आप उस बात पे आए। चलिए, आजम खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी से। अब की बार क्या होने वाला? कल पहले चरण का मतदान है, 102 सीटों पर भयंकर लड़ाई। कितनी तैयारी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तरह से मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहता है और लड़ रहा है, लेकिन ये भाजपा है जो उसे
मुद्दों से भटकाती रहती है। भाजपा खुद ले आती है, सीएए लाई चुनाव से पहले, यूसीसी लाई चुनाव से पहले, वन नेशन वन चुनाव का मुद्दा लाई चुनाव से पहले। बताइए ये मुद्दे कहाँ से किसी भी गरीब जनता से रिलेटेड हैं, गरीब किसान से रिलेटेड हैं, गरीब युवा बेरोजगार युवा से रिलेटेड हैं? ये सारे मुद्दे प्रोपेगेंडा से रिलेटेड हैं या सांप्रदायिकता से रिलेटेड हैं? तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस युवाओं के रोजगार से संबंधित मुद्दे पे टिकी है और उसी पे काम कर रही है। हम लोग महंगाई पे टिके हुए हैं और किसानों को जो मुद्दे हैं उनको एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, उनको अपनी उपज का दाम मिलना चाहिए। लेकिन आजम खान साहब, एक सवाल है मेरा कि जनता इस बार, ठीक है, इंडिया अलायंस जोर शोरों से प्रचार प्रसार कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनता कैसे भरोसा करे? सीट शेयरिंग में इतना समय लग गया। आप कई बार अखिलेश जी गठबंधन के परे कांग्रेस के लिए कई चीजें बोलते मीडिया के सामने नजर आ गई, तो जनता भरोसा कैसे करे? पहले ये बताइए, क्यों वोट करे? जनता बिल्कुल भरोसा करेगी। जनता को 2014 के बीजेपी के वादे आज भी याद हैं। उसे 15 लाख रुपए मिले नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं और युवाओं को जो 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था वो मिला नहीं। तो जब हम लोग ज़मीन पे जाते हैं तो देखते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, ये सिर्फ झूठ झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है जैसे अब हम नोएडा में रहेंगे तो यकीनन लगेगा कि पूरा भारत विकसित है, लेकिन जब हम अभी पूर्वांचल के छोटे जिलों में चले जाएं तो हमें दिखता है कि भारत में यकीनी तौर पे भारत कैसा है। ग्रामीण भारत को हम जब देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि भारत विकसित हो रहा है, कि विकासशील है या एक अविकसित देश है। तो इसकी जरूरत है। ठीक है, भाजपा सिर्फ दिल्ली और नोएडा के विकास 400 पार का ये जो टारगेट है ये कैसे कंप्लीट कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये जरा समीकरण समझाइएगा। ये 400 पार का नारा तो दोनों ही पार्टियों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया है कि इस बार हम लोग भी हैट्रिक लगाएंगे, 400 पार तक जाएंगे कैसे होगा 400 पार? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी। नहीं, देखिए ये तो सिर्फ जो है एक तो मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह की बातें कही जाती है कि आपने कार्यकर्ताओं को और ये है कि उनको हतोत्साहित न हो, उनमें उत्साह आ रहे, एक बड़ा टारगेट रखा जाता है। तो पार्टियां और भारतीय खास करके कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो देखिए कम सीटें कहती तो कम सीटों पे हम और आप बात करते आज क्यों 400 का रखा है तो सारी बात होती है 400 पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कैसे पाएंगे 400? ये पाना तो इतना आसान नहीं है। में ऐसा बहुत कुछ हो जाए, कोई सिंपैथी वेव बहुत से आ जाए। देखिए जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद बनी थी तो जो कांग्रेस को उसका फायदा मिला था। तो ये सिर्फ कहने के लिए है, अपने कार्यकर्ताओं में साफ खाने के लिए है, वरना अभी तो देखिए अभी तो आप 2 दिन पहले देखा होगा वो क्या नाम है कि नवनीत कौर का स्टेटमेंट उन्होंने एक सभा में क्या था, इस बार नरेंद्र मोदी की हवा नहीं, आप इस बंगाल से रहेगा अपने पर, वो कह रही है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर तो मैंने पहले। तो जब ये नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी की हवा नहीं तो कहाँ 400? तो यही कहीं जो है कि एक कार्यकर्ताओं हतोत्साहित है, इससे एक बड़ा टारगेट रखा है 400 पे। एक आंकलन कहा जा रहा है, इससे आ रहे हैं 400 को मिला के ताकि संविधान में बदलाव लाया जाए और अपने हिसाब से संविधान को बदल दिया जाए। ये सब चीजें हैं, ये सब अभी की भविष्य के खर्च में है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो वैज्ञानिक जो लड़ाई लड़ी जाती है और अगर आप बात रखेंगे तो आप आपके कार्यकर्ता कार्य करेंगे होंगे और आप सुने नहीं कम से कम 350 तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है यही उसके पीछे कारण है। कांग्रेस अगर कह रही तो चुनावी मोड में वो क्यों कहेगी कि हम कम पाएंगे, भी दावा कर रही, हर पार्टी दावा कर सकती है चुनाव टाइम में, क्योंकि एक मकसद होता है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना भी। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो तरीके होते हैं इसी का ये एक हिस्सा, वरना 400 हासिल कर पाना मुझे नहीं लगता। एक तो एंटी इनकम जो खबरें आ रही अभी ग्राउंड लेवल, जिस तरह से दूसरी पार्टी भाजपा को अलायंस करना पड़ रहा है, बड़ी मशक्कत के साथ जो है
ठीक अपने है। कैंडिडेट क्लियर करने में कितनी मुश्किल लेकिन इस बात मोदी से की था। गारंटी भी तो है, मोदी की गारंटी भी है जिस पर प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी यकीन कर रही है कि इस गारंटी पर पूरा देश भरोसा करेगा। मनीष गुप्ता जी, क्या मोदी की गारंटी इस बार 400 पार की एयर ट्रैक पार्टी को लगाने में मदद करेगी, और करेगी तो कैसे? बात ये है कि किसी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है किसका पास्ट क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है, क्या डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप इसको ऐसे समझें कि एक कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत है और वहाँ अपॉइंटमेंट होना है। वहाँ अपॉइंटमेंट राहुल गांधी का भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है, इसके अलावा नीतीश कुमार, लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, किसी का भी हो सकता है। तो जाहिर है जब सेलेक्टर्स देखेंगे, सेलेक्टर्स यानी वोटर्स, अगर वो देखेंगे तो देखेंगे इस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, इससे पहले इसने कहां कहां काम किया है, जहां जहां काम किया है वहां उसके डिलीवरेबल्स कैसे रहे, इसने क्या डिलीवर किया, क्या चैलेंजेस रहे, किन चीजों पर उसका बजटेड वर्सेस एक्चुअल क्या है। यानी पहले इन्होंने जो सालाना बजट बनाए, 5 साल के जो बजट बनाए, उन बजटों को वो कितने % अचीव कर पाए। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, हम देखते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पहले 2 बार इस तरह की पोस्ट संभाल चुके हैं, उससे पहले भी इससे छोटी कंपनी यानी गुजरात में पोस्ट संभाल चुके हैं। इन लोगों को लगता नहीं इसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर है, प्रोफाइल बेटर है, काम करने की फीलिंग्स की बेटर है। और अगर इंटरव्यू में व्यक्ति कहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस कंपनी को ट्रैक पे लेके आऊंगा, मैं इस कंपनी को और बेटर परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मैं इस कंपनी की डेवलपमेंट और बेटर करूंगा, तब वही अब सेलेक्टर कहते हैं ओके बिल्कुल आपका इंटरव्यू के, आप जाइए। राहुल गांधी को बुलाते हैं। राहुल गांधी ने कहीं जॉब की, अभी तक कहीं जॉब नहीं की, एक जगह मैनेजर बने हुए थे। अरे आप सीधा सीधा बोलिए ना, कहाँ कहानी सुना रहे हैं? मोदी की गारंटी पर कैसे 400 पार, कैसे 400 पार लेके? इतना टाइम नहीं है आपको, कट टू कट बोलना है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, कल 102 सीटों पर चुनाव होने वाला है, किस तरह की तैयारी है? जैसा कि अभी वैभव कुमार त्रिपाठी कह रहे थे कि आप हवाई वादे कर ले, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो नुकसान करने के लिए तैयार है। क्या क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, उसके विरोध के लिए? जल्दी से खेमचंद शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए काम किया है और वो काम सब तक पहुंचा है, हर पार्टी के कार्यकर्ता तक भी पहुंचा है, सपोर्टर तक भी पहुंचा है, सिंपैथाइजर तक पहुंचा है। इसीलिए एक नई कैटेगरी बनी है, वो बनी है लाभार्थियों की कैटेगरी, और वो कैटेगरी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ी हो। उस कैटेगरी में सभी पार्टियों के लोग भी आते हैं, सिंपैथाइजर भी आते हैं, आम जनता आती है। मैं आपको बता दूं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में 80 करोड़ लोगों को जो भोजन की एक व्यवस्था की है, भोजन की एक जो पॉलिसी शुरू की है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। बड़े बड़े देशों में भी वहां पे जो गरीब लोग हैं भूखे सोते हैं, लेकिन भारत में आज कोई भूखा नहीं सोता, सबको प्रचुर मात्रा में अनाज मिल रहा है। पहले जिनके पास खेत नहीं होता था, गांव में देहात में नवंबर दिसंबर में उनका अनाज खत्म हो जाता था, सवाए पे वो लोग अमीर व्यक्ति से गेहूं लेते थे और फिर जो बैसाख में वो सवा या 1.5 गुना वो गेहूं वापस करते थे। अब वो स्थिति नहीं है, बोरी भर के अनाज आपको गरीब से गरीब के घर में भी मिल जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गरीब के बच्चे हैं, वो गरीब की हालत समझते हैं और बिना घर की जो परेशानी होती है वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने गरीबों को 4 करोड़ से ज्यादा घर बना के दिए और भी घर हम बनाएंगे, ऐसा प्लान हम लोगों ने बनाया है। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को उन्होंने नल से जल देने का काम किया है। हम सब जानते हैं कई प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहाँ पानी की समस्या होती है, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी जो घर वालों को चाहिए, उसके लिए हमारी माता बहनों को मशक्कत करनी पड़ती थी, उससे निजात दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, जो 65 साल में कांग्रेस ने सोचा भी नहीं। ठीक है, शौचालय तक नहीं दे ठीक पाए। है, गरीबों के लिए काम किया है। वैभव, आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे थे, उस पर हैट्रिक लगाया है खेमचंद जी ने। उन्होंने कहा ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, उस पार्टी के लिए वो लोग तो क्षेत्र के होंगे, बूथ लेवल के होंगे, उनके लिए प्रधानमंत्री ने काम किया है, जन जन तक योगदान दिया है, जन जन तक पहुंचाया है। क्यों नहीं देंगे वोट? चलिए छोटे से ब्रेक ले, रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सवाल का जवाब लेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी जवाब देंगे। जल्दी से वैभव जी जवाब।
कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वो देश को खुशहाल बनाने, स्वस्थ और शिक्षित बनाने की बात कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है वो 5 किलो गेहूं देने की, 5 किलो चावल देने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया जो 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था वो हम नहीं दे पाए, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। एक इंटरनेशनल एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि 83% शिक्षित युवा। प्रीति जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैं रोजगार पे भी जवाब देना चाहता हूँ। 10 सेकंड देते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद आपके पास कंटेंट होगा बोलने के लिए। वैभव जी 10 सेकंड लीजिए खेमचंद जी, उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी के पास चलेंगे। देखिए ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में माहिर हैं। हम लोगों ने बात की है मुद्रा लोन की, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने मुद्रा लोन दिया। उन्होंने अपने काम धंधे खड़े किए और लोगों को भी जॉब दिया। हम लोगों ने 82 लाख से ज्यादा जो रेडी पटरी वाले भाई बंधु हैं उनको एम्पावर किया है, उनको लोन दिया है। आज उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने काम स्टेब्लिश किए हैं, अब उनके काम धंधे खड़े हो गए। हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस साल 11,11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है मल्टीप्लाई होता है और उससे लाखों की संख्या में जॉब जनरेट हुई है। और पिछले कुछ समय पहले ही SBI की एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही 4.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर हम लगा लें तो वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो पिछले 4-5 साल में कम से कम 15 से 20 करोड़ पहुंचेगा। और एंटरप्रेन्योर जो बनाए, काम धंधे जो खड़े किए हैं वो रोजगार बिल्कुल अलग है। ये अलग से बातें करते हैं, इसलिए लोगों को हजम नहीं होती। लोगों को दिख रहा है, उनको मुद्रा लोन मिली है, उनका काम धंधा खड़ा हुआ है। वैभव बस हो गया सर। खेमचंद जी मैंने आपको पूरा समय दिया, आप सुनिएगा। आपने अपनी चीजें गिनवाई हैं, अब वैभव जी अपनी बात रख लें। बोलिए वैभव। समय दिया, मुझे भी देंगी। ऐसा है कि अरे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इनके पास कहने को कुछ नहीं है इसीलिए चुप हो रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या फोन? पीयूष पंत जी बोलिए। क्षेत्रीय पार्टियों, आवाज आ रही है आपको वैभव? आजम खान जी, क्षेत्रीय पार्टियों का हवाला तो आप लोग देते हैं कि जमीन पर कैसे निपटेंगे क्षेत्रीय पार्टियों से, लेकिन पार्टी ये कहे कि मोदी की गारंटी और काम करने की 9 साल की गारंटी है, हमने घर-घर तक काम करके दिया है और यही काम की गारंटी हमें जितवाएगी। आप खुद लखनऊ से आते हैं। 2000 अभी उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के 8 सीटें हैं, 2019 में सिर्फ 3 सीटें भाजपा के पास हैं, मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत। तो आप इसी तरह से समझ सकती हैं पश्चिम बंगाल में जो उपचुनाव है उसमें इनके पास सीटें नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है। 102 में कम से कम आधी सीटें ऐसी हैं जो इनके पास अभी नहीं है। तो जो ये 400 पार का पहला नारा देते हैं वो बिल्कुल बेकार है, मतलब बिल्कुल फुस होने वाला है। जब ये कहते हैं कि हमने 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, अगर उन्होंने 2 लोगों को रोजगार दिया तो इसका मतलब क्या आप समझ सकती हैं 1 करोड़ 26 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। तो क्या 126 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई, यानी भारत की पूरी आबादी एडजस्ट हो गई। तो क्या ये यकीन करने लायक है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो आंकड़े देती है वो बिल्कुल झूठे आंकड़े देती है। आखिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? भाजपा इसे बता सकती है क्या? आखिर वो लोग गरीब क्यों हुए? गरीब हुए तभी तो ये दे रहे हैं 5 किलो राशन। भारतीय जनता पार्टी के राज में वो थोड़ा पढ़ लिख लिया करो भाई। क्यों दे रहे हैं बताइए ना। हटाने का नारा पंडित नेहरू ने दिया। 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं गरीबी है। भारत के लोग 80 करोड़ खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए आप 5 किलो राशन दे रहे हो। उसी तरह से आप कह रहे हो 42 करोड़ मुद्रा लोन दिया। अगर आपका आंकड़ा सही है
इसका मतलब 126 करोड़ लोग रोजगार हो गए। इसका मतलब सारे और भारत की आबादी 140 करोड़ है। आप सोचिए आबादी भारत की कहाँ चली जाएगी? चीन से ऊपर चली जाएगी आबादी भारत की। खेमचंद जी दूसरे के समय में तो मत बोलिए, मैंने आपको पूरा समय दिया है। अगर इनके सारे आंकड़े आप गिन खेमचंद जी, लेंगे तो मैंने आपको भारत पूरा की समय आबादी दिया है। चीन से ऊपर चली जाएगी। दूसरे के समय में मत बोलिए। इसका मतलब ये मनीष लाभार्थियों गुप्ता की जो जी। संख्या गिनाते हैं वो मनीष गलत गुप्ता, गिनाते हैं। मनीष गुप्ता हाथ उठा रहे हैं। इस बार कहानी मत सुनाइएगा मनीष गुप्ता। हाँ, अभी मैं सुन रहा था कि वो कह रही है कि हम लोगों को लोन नहीं मिलते और दूसरे लोगों को लोन मिल जाते हैं। आप मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, कोई 5 लोगों के नाम बताओ जिनको लोन ना मिला हो। आप बराबरी की बात करते हैं, अगर सरकार कह रही है 40 करोड़ तो उसके पास आंकड़ा है। आप 90% लोगों को 50,000 से कम लोन मिले हैं। 90% मुद्रा लोन ऐसे हैं जो अच्छा, उनको एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला। ओवरलैप मत कीजिए एक दूसरे के साथ, रुक जाइए, मैं पूरा मौका दूंगी। खेमचंद जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, उनको मौका नहीं मिला, 10 सेकंड उनको बोलने तो दीजिए। 5 लोगों के नाम बता दो जिनको मुद्रा लोन अप्लाई किया हो, आजम खान जी रुक जाइएगा, उनको बोलने डॉक्यूमेंट दीजिए। ना मिला हो। हेलो, 5 मनीष नाम, हाँ। सिर्फ 5 नाम बताओ। ठीक है आजम खान साहब। 90% मुद्रा लोन 50,000 से कम है। आप बताइए 50,000 में इंसान कौन सा रोजगार कर लेगा और खुद भी आत्मनिर्भर हो जाएगा और 1-2 रोजगार भी दे देगा। जैसा भाजपा कहती है कि 1-2 लोगों को रोजगार भी दिया और खुद भी आत्मनिर्भर हो गया। उसके बावजूद 80 करोड़ लोगों को इन्हें 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। जो ये विकसित भारत का नारा देते हैं, वैभव, इसका मतलब ये वैभव नारा कुमार उसे त्रिपाठी सूट आ नहीं गए। करता है। वैभव कुमार त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। भाई साहब जो कह रहे हैं मुद्रा लोन, ऐसे कम से कम 500 लोगों को आपको मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मैं आपको मिलाऊंगा जो कि स्टार्टअप के लिए अप्लाई किए और नहीं मिला। 5 नाम बताओ। मनीष गुप्ता जी उनको बोलने दीजिए, 10 सेकंड उनको समय नहीं मिला, 10 सेकंड बोलने नहीं, दीजिए। ये आदत है ना, ये सरकार के पक्षधर लोग हैं, मिलती लगती है क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पाई है तो क्या करें। आप अपनी बात रखिए ना, आप वैभव जी, अरे आवाज आ रही है भाई, आप अपनी बात रखिए। ठीक, ऐसा है कि देखिए रोजगार के मामले में अगर फिसड्डी न हुए होते तो प्रधानमंत्री जी को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल न देना पड़ता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर रोजगार देने में मोदी जी सफल रहे होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मंच से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते, मैंने इतने रोजगार दिए साथियों। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने का माहिर हो, वो अपनी सफलता, अपने किए गए कामों का कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसका बेसिक बात है। अभी बात कर रहे थे भाई साहब की इंटरव्यू सीईओ का सिलेक्शन नहीं चल रहा है। ये देश के लोकतंत्र की बात है। देश की जनता अपने प्रधानमंत्री और अपनी सरकार चुनना चाहती है, वो अपने मुद्दों के लिए इनको बीच में बोलेंगे। राहुल गांधी चुने जाएंगे, यहाँ पे वोट चुना जाएगा जिसको वोट मिलेंगे, वही समझाना चाह रहा हूं। जिसके पास क्वालिटी होगी जनता उसको। ठीक है वैभव कुमार त्रिपाठी, यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक सवाल, रुक जाइए। हवाई वादे और इतना चिल्लम चिल्ली के बीच मुझे लगता है कि जनता ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, पूरी मलाई कोई बीच वाला निर्दलीय लेके जाएगा। मैं आपको रुक जाइए वैभव जी, एक बात बताइए। आपने अपनी बात रखी, लेकिन इसमें एक सवाल और आता है कि आपका जो मैनिफेस्टो आया, न्याय पत्र, उसमें जो चीजें कही गई हैं वो आपको नहीं लगता कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है? वो कैसे आप देश में इम्प्लीमेंट करेंगे उसका बहुत क्लियर शॉट भी आप लोगों ने वहां पर नहीं दिया था। मैंने न्याय पत्र पूरा पढ़ा है। देखिए ऐसा है, वो वही वाहवाही करेगा जिसे समझ में मैनिफेस्टो नहीं आ रहा होगा। मैंने खुद पढ़ा है सर। आपके अगर बात पूरी हो जाए तो मुझे बता देना कि अब बोलो। अरे मैं जब बोलने के लिए करता हूँ आप इंटरप्ट कर देते हो। सवाल बोलिए, जवाब। अरे आपका पूरा हो गया सवाल, जवाब दीजिए।
अब मैं उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार भी बिना इंटरप्टेड नहीं अरे बोल तब से पाया। तो आप ही बोले जा रहे, जल्दी से जवाब दीजिए। ऐसा है कि पूरी तरीके से फिजिबल है। हमने जो भी वादे किए हैं वो पूर्ववर्ती हमारी राज्य सरकारें जितनी हैं, छत्तीसगढ़ में हमने एमएसपी 3500 रुपए क्विंटल धान का दे रखा है। हमने बिहार में जब हमारी सरकार थी तो 3 लाख लोगों को नौकरी दे रखी है। तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम करते हैं। चिरंजीवी योजना के तहत हमने 25 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीबों को दे रखा है। पूरे देश भर में चिरंजीवी योजना लागू कैसे करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए? क्यों नहीं करेंगे? कैसे क्यों नहीं करेंगे? क्या रोड मैप है बताइए? अरे रोड मैप, मैं वही तो बता रहा हूँ। रोड मैप क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना नहीं पाए, और बात करते हैं चुनाव जीतने की। आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश की रिक्वायरमेंट क्या है? दिख रही है आपको ये नहीं पता है कि तुम्हारी तमिलनाडु रिक्वायरमेंट दिख क्या रही है? है। भाजपा के आपको प्रवक्ता से ज्यादा तुम कॉमन बौखलाए मिनिमम हो, प्रोग्राम नहीं मुझे पता। समझ आ रहा है। एक बंदा कह रहा है कि परमाणु हथियार बंद कर देंगे, कि तुम किस आपकी लेवल के तैयारी लोग हो। नहीं है। अब सुन लो यार, पहले सुनो। तुम्हारे बीच में मैं बोला क्या? तू तड़ाक नहीं, तमीज से और सम्मान से बात कीजिए। नहीं, वैभव जी, नहीं, तू तड़ाक नहीं। वह बीच में बोले नहीं बोले, ये पार्टी का एजेंडा का मंच नहीं है। तू तड़ाक किसी को मत बोलिए आप लोग एक दूसरे को। आपसे नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, मैं दोनों के लिए बराबर बोलती हूँ। तू तड़ाक बोलने का एकदम कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान योजना शुरू की। उसमें मेडिकल की जो कंपनियां हैं, हॉस्पिटल है, सबका निपटान कर रहा है। यही कारण है कि 5 लाख की जो मुफ्त योजना की इलाज की योजना है वो फेल हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल इस पे काम ही नहीं करते। फेल नहीं हुई, सक्सेसफुल है। ग्रामीण क्षेत्र से 7 करोड़ ठीक है, आपके न्याय पत्र में जब इतना दम है, राज्यों में चुनाव क्यों हार जाते हैं? राज्यों में जो चुनाव है उस पर लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया? चिरंजीवी योजना की बात करते हैं आप, राजस्थान में अगर लागू है तो राजस्थान की जनता ने क्यों वोट नहीं किया? पीयूष पंत जी, 2 मैनिफेस्टो हमने देख लिया है। वरिष्ठ पत्रकार, हाँ बोलिए। मैं इसका जवाब दे। हाँ देखिए, मार्जिनल वोटों से कुछ सीटें हम हार गए, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। वोटों का जो बिखराव हो जाता है, जिसके कारण मोदी जी सत्ता में काबिज है। इस बार जनता अपने यही तो बात है, यही सत्ता के काबिज को लेकर के ही तो बात है। आपने चिरंजीवी योजना कही, मैंने राजस्थान की बात कही है कि वहां अगर इतना पॉपुलर मॉडल रहा है तो लोगों ने सरकार को वोट क्यों नहीं दिया? मैं खुद राजस्थान कवर करने गई थी। मैंने ये कहा कि पीयूष कुछ पंत मार्जिनल वोटों के बिखराव के कारण हम मार्जिनल वोटों इतना से कुछ टेक्निकल सीटें हारे कोई हैं। नहीं सर। देखिए, ये पॉलिटिकल हमने टेक्निकल वोट जो ज्यादा चीजें हासिल किए हैं, हैं। वैभव इस जी बात को समझिए टेक्निकल। इस बार पूरे वैभव जी, देश में वोटों का बिखराव नहीं होने जा रहा है। वैभव इसी वजह से भाजपा वैभव जी और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चाहे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको वोट आम जनता करेगी और आम जनता को सीधी साफ स्पष्ट शब्दों में चीजें समझ में आती है। आप उनको मार्जिनल वोट, कम्युनल वोट बताएंगे, उनको नहीं समझ में आने वाला। चलिए पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। 2 मैनिफेस्टो हमारे पास बड़े, एक न्याय पत्र और दूसरा संकल्प पत्र। किस पर जनता भरोसा करेगी? एक तरफ न्याय पत्र है जिसे कहा गया कि बहुत प्रैक्टिकल मैनिफेस्टो नहीं रहा कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जिसको लेकर पार्टी कह रही है कि तमाम वो वादे हैं जो हम अभी तक कर चुके हैं उसको और एक्सटेंड करेंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र है, इकोनॉमी बूस्टिंग का जिक्र है, बहुत सारी चीजें। पीयूष पंत जी, देखिए, जनता दोनों को देखती है, और ये जो पार्टी सरकार में रही है उसके कार्यों का आकलन भी करती है। कितने वादे किए और पे पार्टी जो है दावे करती है, हमने तो सारे पूरे कर, लेकिन जनता देखती है। इसलिए मुझे लगता है राजस्थान में भी जो जनता को ग्राउंड लेवल पे शायद नहीं मिला वो जो योजना थी हेल्थ स्कीम, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस को और भाजपा के वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, ये बात सही है। और ये तो जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वोट पार्टी का किस जगह हो जाता है, ज्यादा जाता है, सीट निकल जाती है, वो अलग है। क्योंकि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी यही दावा करती है
कि हमारा कोई कांग्रेस से कम वोट नहीं था, तो ये होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, इसके पार्टियां चुनाव हार जाती है। जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, देखिए मैनिफेस्टो की बहुत सी चीजें सरकारें पूरी कर भी नहीं पाती हैं। वो बड़े बड़े दावे करती हैं लुभाने के लिए मतदाता को कि हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसमें कितना हो पाता है, ये सरकार जब 5 साल कार्य कर लेती है तब उसका आकलन जनता करती है या नहीं करती है। तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से वादे किए, बहुत से वादे वो पूरे नहीं कर पाए। बहुत सी योजनाएं निश्चित रूप से वो लेके आए, योजनाएं लेके आए, लेकिन आज वो जर्जर अवस्था में है, पूरे हालत में है। लेकिन सर बहुत सर सुनिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में, अगर आपके सामने वोटर्स हैं, उनको आप टेक्निकल चीजों में नहीं फंसा के साफ साफ शब्दों में जब आप बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई ये हम आपको दे रहे हैं, ये हमने आपको दिया है। शब्दों के जाल में बड़े बड़े सपने दिखाकर अगर आप फंसाएंगे तो जनता स्मार्ट है, वो सब समझती है। मनीष गुप्ता जी जल्दी से रिएक्शन। ये बात ये है कि अगर आपने ये प्लान किया है, बजट बनाया है कि जो हमें देना है हमारे पास क्या उसके लिए रिसोर्सेज हैं, अगर वो रिसोर्सेज की बात बन जाएगी तो जनता आप पर भरोसा कर लेगी। पर आपको ये लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कमिट कर दो। समाजवादी पार्टी कुछ कमिटमेंट कर रही है, वामपंथी दल कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, डीएमके कुछ कमिटमेंट कर रही है, कांग्रेस कुछ कमिटमेंट कर रही है। बस जनता किसी न किसी के वादे पे भरोसा कर लेगी। सच ये है कि इनको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए था कि हमारा ज्वाइंट एजेंडा ये है। इनमें इतनी भी यूनिटी नहीं थी कि कॉमन एजेंडा बना पाते, तो जनता इन पर कैसे भरोसा करे। जैसे कहते ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। हर 4 कोस पर इनका एजेंडा बदल जाता है। हर राज्य में इनका एजेंडा चेंज है, उनका पार्टनर चेंज है। एक पार्टनर इनका दिल्ली में ऐसा है जो जानबूझ के मिठाई खा रहा है ताकि मुझे बेल मिल जाए। जिसने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया वो भ्रष्टाचार में जेल में, और ये उसके साथ है, तो जनता कैसे भरोसा कर लेगी? मुझे बताइए प्रीति जी। जवाब वैभव जी देंगे, उसके बाद फिर खेमचंद शर्मा। मैं ये मानूंगा कि नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। इनके पास रिसोर्सेज थे, शायद गुप्ता जी ने ही उनको दिया होगा रिसोर्स का आंकड़ा, वो पूरा नहीं हुआ। 2 साल पहले किसानों के साथ धोखा किया मोदी जी ने, कहा कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, आज तक नहीं बना। उसके लिए इनके पास रिसोर्स था, सोच था या झूठ था। 15 लाख की बात किया था मोदी जी ने, और इनके गृह मंत्री अमित शाह जी आए और उन्होंने कह दिया कि ये तो जुमला था जी। 2 करोड़ रोजगार का वादा नहीं दे सकते जी। पकौड़ा, सब लोग पूरे देश को ये पकौड़ा संस्कृति में ले आना चाहते हैं, और उनको एक एम्प्लॉयबल एसेट बनाना चाहती है, इसलिए वो अप्रेंटिस की बात कर रही है। और हर युवा इस बात के लिए कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है। कांग्रेस कह रही अग्निवीर योजना हम खत्म करेंगे, और पूर्णकालिक सेना का प्राइड के साथ जॉब की बात है। वो युवा चाहता है कि हम प्राइड के साथ देश की सेवा करें, तो इसलिए युवा इनके साथ जुड़ रहा है। महिला पे अत्याचार नहीं होगा। साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बीएचयू। जवाब ले लेते हैं खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जवाब खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पलटे हैं प्रधानमंत्री मोदी और खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रीति जी, कांग्रेस से बनगल बातें करती है। हम लोगों ने 10 साल में वो किया है जो ये 65 साल में नहीं कर पाए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो काम किया है उसके आधार पर लोग वोट करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये रोड मैप दिया है कि किस तरीके से हम महिलाओं को उत्थान करेंगे, एम्पावर करेंगे, किस तरीके से हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, किसानों को एम्पावर करेंगे, किस तरीके से हम युवाओं को नई अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, टेक्निकल उनका एम्पावरमेंट करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको वहां पे हम लोग इक्विप्ड करके पहुंचाएंगे। किस तरीके से गरीबों को एम्पावर करेंगे, किस तरीके से हम लोगों ने 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाला है, उनका संबोधन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारा रोड मैप दिखा रहे हैं, हाथ ले रहे हैं, और उस रोड मैप के आधार पर लोग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समर्थन करने जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है 102 जो सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 102 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि पिछली बार को सीटें नहीं जीती थी तो उन्हीं को तो हमें जीतता है, और उनको जीत के ही हमें 400 पार करना है। 102 में से 102 जीत के हम 400 पार करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है। हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया है, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अलावा किसी टक्कर में
जनता कह रही है कोई नहीं है टक्कर में, टक्कर में मोदी जी एक ऑप्शन है और मोदी जी के लिए ही काम करना है, मोदी जी के लिए ही हमें समर्थन देना है, वोट देना है और सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। और एक ही नारा चल रहा है कि 4 जनवरी 400 पार। 4 जनवरी 400 पार, 4 जून 150 के अंदर। आजम खान जी जी, वो आप अपना सपना देखते रहिए। भाजपा के प्रवक्ता रिजल्ट की डेट भी भूल गए, 4 जून है रिजल्ट की डेट, और शायद उनको याद नहीं इसलिए कि चूंकि सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने जो वादे किए हैं, खासतौर से उन्होंने जो कहा है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, लेकिन सर इस बार अखिलेश जी चुनाव में क्यों नहीं उतरे, क्यों नहीं लड़ रहे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पश्चिम से रैलियां कर रहे हैं और चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, वो हम सब देख पा रहे हैं चैनल में अपने, हमारे पास फीड्स हैं, लेकिन वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों पीछे हट गए? हो सकता है उन्होंने आज कहा है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़े, लेकिन अभी उन्होंने पूरी तरह से अपने को कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं किया है। ये भी पार्टी की एक रणनीति होती है कि पार्टी अभी फोकस करना चाहती है अपने 3 चरण में, क्योंकि वहाँ चौथे चरण में कन्नौज में चुनाव है, इसलिए वो अभी पश्चिम में फोकस कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो हमने कहा है कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम कारपोरेट घरानों के कर्ज न माफ करके हम किसानों के, वो पूछ रहे थे ना मनीष गुप्ता जी, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जो 16 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट घरानों के माफ किए गए थे वो नहीं माफ किए जाएंगे, बल्कि 16 लाख करोड़ रुपए किसानों के माफ किए जाएंगे। इसी तरह से जो हम लोग युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, जो 30 लाख पद भारत सरकार में खाली है, यानी स्वीकृत पद खाली है, 30 लाख पद, 30 लाख पद स्वीकृत खाली है, वो स्वीकृत पद भरे जाएंगे, यानी जिसकी वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है वो पद भरे जाएंगे। हम वो नहीं, कोई ये नहीं कह रहे कि हम स्वीकृत करेंगे, 30 लाख पद भारत सरकार में स्वीकृत है वो भरे जाएंगे। इसी तरह से तमाम जो रोजगार के वादे हैं, या जब हमने ये कहा कि हम श्रमिक सम्मान निधि शुरू करेंगे, यूपीए 1 में मनरेगा शुरू किया गया था जो पूरे विश्व में सराहा गया है, उसी तरह से हम लोगों ने अब कहा है कि शहरी रोजगार योजना गारंटी शुरू की जाएगी, ताकि ग्रामीण की तरह शहरी बेरोजगार भी को गारंटी दी जा सके। तो तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो यूपीए 1 यूपीए 2 में की गई थी, उसी का विस्तारित रूप होगा ये। जी चलिए, समय कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। शुरुआत पीयूष पंजी से। देखिए, सब पार्टी अपने अपने दावे करती है और जनता भी है, मतदाता जो है वो अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से उसको तुलता है, फिर जो है वो जो है तय करता है कि कुछ हराना है, किसको नहीं हराना। लेकिन एक एंटी होता है जो 10 साल में काम करता है, रूप से कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो भी जनता के दिमाग में रहता है। और अभी तो ग्राउंड लेवल से मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं नाराजगी है। दूसरी बात देखिए, एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 80 करोड़, अभी तो आसमान जी बात करते थे, शुरू में कहा कि 80 करोड़ परिवार को राशन 5 किलो, 80 करोड़ परिवार कहती है, तब लोगों को नहीं कहती है। एक परिवार में अगर आप 4 सदस्य माने तो 3 को उस और गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाता है? 240 करोड़ के करीब, 140 करोड़ तो है कुछ है यहाँ हमारे देश। उसमें समझ सकते हैं कि फिर कहाँ से वो आंकड़े आते हैं, कैसे आते हैं। तो सर, फाइनल कमेंट है, छोटा रखिएगा। हाँ, इन बातों को समझ है, इसलिए आकलन जनता करती है। ठीक है, आकलन जनता करती है, जनता ही आकलन करेगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मनीष गुप्ता जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा कल के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ अगर सारे विपक्षी दल मिलके एक कॉमन एजेंडा बनाए तो मैं समझता हूँ भाजपा को बेहतर कर दे पाएंगे, जनता को भरोसा बढ़ेगा। और मेरी विचार पर कांग्रेस प्रवक्ता को ध्यान देने की जरूरत है कि अगर अपनी एक मिलीजुली योजना देंगे, अपने प्रधानमंत्री का नाम घोषित करेंगे, तो जनता पर बेहतर प्रभाव नजर आएगा। ये मेरा सुझाव है। ठीक है, वैभव कुमार त्रिपाठी, फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है, फाइनल कमेंट है, पार्टी लाइन। एग्जैक्टली 5 गारंटी और 25 न्याय, 5 न्याय और 25 गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो जनता के मूल मुद्दों से, जनता के द्वारा जो सुझाए गए मुद्दे हैं वो कर रहे हैं। और 16 लाख करोड़, 23 लाख करोड़ जो ये कॉर्पोरेट का माफ करते हैं, 2 लाख करोड़ अगर किसान का कर्जा माफ कर देंगे तो लगभग 70% आबादी कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाएगी और वो खुशहाल हो जाएगी, वो अपने बच्चों के फीस दे पाएंगे।
तो अपने बच्चों को अच्छी खेमचंद शिक्षा दे शर्मा जी, पाएंगे। फाइनल कमेंट हम पार्टी शिक्षा लाइन। का बजट बढ़ाएंगे जिससे अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि अभी फाइनल अगर की एक कमेंट रिपोर्ट खेमचंद आई है, शर्मा, समय का में छोटा रखिएगा। प्रीति जी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो नारा दिया है कि हमें महिलाओं को एम्पावर करना है, किसानों को एम्पावर करना है, गरीबों को एम्पावर करना है, युवाओं को एम्पावर करना है, उसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रॉपर्ली रोड मैप दिया है किस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाए, हम 3 करोड़ लोगों को और 3 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बनाएंगे, 10 करोड़ महिलाओं को एम्पावर करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रोड मैप दिया है किस तरीके से आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक जॉब है उसमें हम युवाओं को और मौके देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में मौके देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू मौके देंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आजम मोदी जी खान, ने बताया फाइनल कि जिस कमेंट पार्टी तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव पे काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य मुद्दा है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसी पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सांप्रदायिकता जो भाजपा घोल रही है उस सांप्रदायिक तनाव को भारत से खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान इस डिबेट में आए, अपनी अपनी बातों को आपने रखा और देखा आपने कल लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है। न्यूज़ इंडिया और न्यूज़ इंडिया का पूरा परिवार आपसे अपील करता है कि अपने 5 साल याद करें और उसके बाद कल घर से बाहर निकलकर मतदान जरूर करें। याद रखिए, आपका एक मतदान आपकी जिंदगी, पूरे देश की जिंदगी बदल सकता है। कल अगर आपने मतदान नहीं किया तो पूरे 5 साल तक आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं होगा। इसलिए अपनी शिकायतों को मिटाइए, घर से निकलिए कल और मतदान जरूर कीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।